हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जर्नल की कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री नंबर 10 है मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। देखो, मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि छोटे मोटे ऐसे खर्चे जो किसी भी फर्म के होते रहते हैं। ऑफन पैटी एक्सपेंसेस सच एज रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज या कन्वीनियंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो डेली एक रूटीन में एक बिज़नेस जब चलता है तो उसके छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर हम हर खर्चे को उसके नाम से लिखेंगे और एक एंट्री करेंगे तो साल के अंत तक हमारे पास ऐसी बहुत सारी एंट्रीज़ हो जाएंगी। इसलिए अगर हमारे ऐसे कोई पैटी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंडर डाल देते हैं सभी को। ठीक है, दीज एक्सपेंसेस इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट्स दैट आर नॉट मटेरियल इन नेचर। ठीक है, मतलब छोटे खर्चे। अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट का कोई खर्चा है तो उसे फिर हम स्पेसिफिक नेम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है, एंट्री क्या होगी? मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसे डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और हमारे पास से कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसका रूल क्या है? रियल अकाउंट में क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे अपनी एंट्रीज़ पे। अब देखो, कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटेल में इन्हें हम पढ़ेंगे हमारे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में। ठीक है, जो आपके सेकेंड टर्म में आएगा। अभी हमें बस थोड़ा सा इन्हें एक बार समझ लेना है, जिससे क्या होगा, ये जो एंट्रीज़ होती है ये सारी हम पास करते हैं ईयर के एंड में। ठीक है, ताकि हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो हमें एक ट्रू और फेयर हमारी कंपनी की फिनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करे। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली कंपनी की फिनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। ठीक है, कि फिनेंशियली कंपनी कितनी साउंड है, फर्म कितनी साउंड है आपकी। तो फाइनल अकाउंट्स हमें एक ट्रू पिक्चर शो करे, उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री की। ठीक है, अब देखो, ये वाली एंट्री फर्म की ईयर के एंड में ही होगी, क्योंकि जब हम एक पूरे साल का फिनेंशियल ईयर आपका शुरू होता है April 1 और एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, अब 31 मार्च को हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को ही हमें ये पता होगा कि हमारे पास आज के दिन में कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि ये सारी एंट्रीज ईयर के एंड में होती। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। ये वो सामान होता है जो आपका बिका नहीं है अभी तक। ठीक है, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो सामान बच जाता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज़ लेस। और इसे हम कौन से मतलब किस टर्म में हम इसे वैल्यू करेंगे। ठीक है, मतलब जब आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करोगे कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तब आप ये देखोगे कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब ये सामान हमने कितने में ख़रीदा था, और अभी प्रेजेंट में इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जो भी इसमें से कम होगा, विच एवर इज़ लेस, आप उस पर इसे रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जांपल, एक क्लोजिंग स्टॉक में एक हमारे पास पेन है जिसका कॉस्ट प्राइस अभी 10 रुपीज़ है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 9 रुपीज़ ही है अभी। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स में 9 रुपीज़ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इट्स वैल्यू इज़ यूजुअली गिवन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जनरली दी होती है। इट इज़ ब्रॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फ़र्क है। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उसमें जो प्रॉफिट निकलता है उसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब उसका बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस करेक्ट आए, मतलब हमारा करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आए, उसके लिए ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सेकंड एडजस्टमेंट एंट्री पे। ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे इस साल के खर्चे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, ये वाला अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 के, 31 मार्च 2026 को
ये अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो 2026 31 मार्च को, ठीक है, हम जब अकाउंट्स अपने चेक करेंगे तो हम देखेंगे इस साल का अगर कोई ऐसा खर्चा है जो हमने इस साल में किया इस टाइम पीरियड के बीच में, ठीक है, लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक हमने की नहीं है, तो उसे बोलेंगे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंट है, ठीक है, आप अप्रैल से मार्च तक एक घर में रह रहे हो और आपने अभी तक उसका रेंट पे नहीं किया है, तो रेंट आपके लिए क्या है, एक खर्चा है, और उसकी ड्यू डेट तो हर महीने आई लेकिन आपने पे नहीं किया, इसलिए उसे हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जिसकी ड्यू डेट आ गई है लेकिन आपने अभी तक उसे पे नहीं किया है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट आर ₹5,50,000, ठीक है, ₹50,000 फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 आर टू बी पेड इन अप्रैल 2025। ये कह रहे हैं कि जब हम वेजेस अकाउंट बनाएंगे तो हम 31 मार्च 2025 को अपने अकाउंट्स क्लोज कर देंगे इस साल के लिए, लेकिन तब तक हमने अपने वेजेस अकाउंट में 5,50,000 ही दिखाया है एक्सपेंस, लेकिन जो मार्च मंथ का खर्चा है, ठीक है, मार्च की जो वेजेस है 50,000, वो तो हम अब 1 अप्रैल को पे करेंगे, मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, की खर्चा तो ये पिछले साल का है लेकिन हम इसे पे कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। सिंस ₹50,000 एज ऑन 31 मार्च 2025 इज़ येट टू बी पेड, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स बाय पासिंग द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, फर्म की एक लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और वेजेस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वेजेस हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब देखो एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जो खर्चा, फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल जाते हो, ठीक है, आपने अपनी अगस्त मंथ की फ़ीस सबमिट कर दी है, ठीक है, लेकिन अगर आप आज ही सितंबर की भी फ़ीस सबमिट कर देते हो तो इसको हम बोलेंगे कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो ये होंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे प्रीपेड सिम कार्ड होता है, ठीक है। तो जो खर्चा भी हमने किया भी नहीं है लेकिन उसकी पेमेंट हम कर दे तो उसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस दैट आर ऑफ नेक्स्ट ईयर बट पेड इन द करेंट ईयर आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम हमेशा डेबिट करेंगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, और जो यहाँ पे एक्सपेंस का नाम होगा, ठीक है, जिस चीज़ की भी हमने पेमेंट करी है उस एक्सपेंस का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 2024 ₹12,000 वॉज पेड एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, कि 1 जुलाई 2024 को हमने इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया 1 साल का, ठीक है। तो मतलब 1 साल कब ख़त्म होगा, 1 जुलाई 2025 को, लेकिन हमें पता है हमारे अकाउंटिंग पीरियड तो ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2025 को, मतलब अगला नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2025 को। अब देखो नेक्स्ट ईयर का भी हमने 1 अप्रैल से जुलाई तक का इंश्योरेंस प्रीमियम भर दिया है, तो ये एक तरीके से हमारा क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन की है। सिंस पेमेंट रिलेटिंग टू द पीरियड इज फॉर द नेक्स्ट ईयर इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर द ईयर एंडेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, खर्चे का नाम क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, वही बताया था मैंने, रेलिवेंट एक्सपेंस अकाउंट। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, एक एसेट होता है, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए हमने प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पे डेबिट किया है। अब आप कहोगे कि इधर प्रीपेड एक्सपेंस आपने बोला था ये खर्चा है इसलिए डेबिट किया है, हाँ, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो भी जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें रूल लगेगा। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है।
अब ये हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो सबसे पहले हम समझेंगे एक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड क्या होती है। ये वो इनकम है जो आपने कमा ली है बट अभी आपको रिसीव नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आपने इस पूरे महीने काम कर लिया लेकिन आपको अभी तक अपनी सैलरी नहीं मिली है, तो आप इसे क्या बोलोगे कि ये इनकम तो मैं अर्न कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अभी रिसीव नहीं हुई है। तो ऐसी कोई चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम या फिर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अब देखो इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट इज़ नॉट रिसीव्ड और हैज़ नॉट बिकम ड्यू इज़ कॉल्ड एक्रूड इनकम। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अर्न, से इंटरेस्ट अप टू 31st March 2025 बट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 30th June 2025, ठीक है। फॉर एक्रूड इनकम फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्रीज पास्ट। अब देखो ये एग्जांपल आपको समझ में आया कि इंटरेस्ट हमें मिल रहा था इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, वो हमने अर्न कर लिया। एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि 31st March 2025 को, बट लेकिन इसकी ड्यू डेट क्या है 30th June 2025, तो इसे बोलेंगे हम अपनी एक्रूड इनकम। तो एक्रूड इनकम के अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ पे टू इनकम या इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। एक्रूड इनकम हमारे लिए एक एसेट है फर्म के लिए, और जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो याद रखना एक्रूड इनकम कहीं भी आए तो उसका अकाउंट आपको डेबिट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। अब देखो पिछली बात हुई थी एक्रूड इनकम की, ठीक है। इनकम में आपका कोई भी सोर्स हो सकता है जिससे आपकी इनकम आ रही है, ये इंटरेस्ट का पॉइंट है। जब भी इंटरेस्ट की बात हुई तो आप इंटरेस्ट एक्रूड अलग से मेंशन करोगे, ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न एंड इज़ ऑल्सो ड्यू फॉर रिसीट बट इज़ नॉट रिसीव्ड, ठीक है। ये वो अमाउंट होती है या वो इंटरेस्ट होता है जो आपने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक आपने उसे रिसीव नहीं किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्नड इनकम, ठीक है। ये क्या होगी, ऐसी इनकम जो आपने एडवांस में रिसीव कर ली है लेकिन आपने अभी तक वो अर्न नहीं करी है, कमाई नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस मंथ की सैलरी 1 अगस्त को पे कर देती, ठीक है, तो आपने ये सैलरी ले ली पूरे महीने के लिए लेकिन आपने ये भी अर्न नहीं करी है, ठीक है। तो इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न दैट इज अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज येट टू बी मेड इज कॉल्ड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल इफ बिल्डिंग हैज़ बिन गिवन ऑन रेंट फॉर 2,40,000 per annum बट ड्यूरिंग द ईयर रुपी 3 lakh वॉज रिसीव्ड टुवर्ड्स रेंट, द 60,000 इज द इनकम और रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज़ एडजस्टेड इन फाइनल अकाउंट्स बाय पासिंग द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है। तो ऐसी कोई इनकम है तो हम इसे रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट करके टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट करके क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अनअर्नड इनकम है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस को क्रेडिट किया है, ठीक है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो आपको पता होगा, जैसे अगर हम कार का एग्जांपल ले, कार की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होती है, मतलब डिक्रीज़ होती है। तो किसी भी एसेट की वैल्यू हर साल डिक्रीज़ होती है एक्सेप्ट लैंड, क्योंकि लैंड एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो जनरली हम मशीनरी की बात करते हैं अकाउंट्स में, तो उसकी वैल्यू हर साल कम होती है, ठीक है। और जो वो जब किसी चीज़ की वैल्यू कम होती है, फॉल इन वैल्यू को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हम डेप्रिसिएशन चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए मैं बताती हूँ, जब भी किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाए, फॉर एग्जांपल आप एक कार लेके आए हो, ठीक है, 10 लाख रुपीज़ की, और उसकी हर साल 10% वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट किया, और एसेट को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अमोर्टाइजेशन। Amortization is writing off cost of intangible assets such as patents, trademarks, goodwill, etc. over the useful life. The journal entry passed is amortization account debit to intangible asset account, ठीक है। ये उस इंटेंजिबल एसेट है जिस एसेट को हम छू नहीं सकते, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क और पेटेंट्स, इनकी वो कॉस्ट होती है जो हम हर साल रिटर्न ऑफ करते हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट भी हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, ठीक है। तो कभी भी अमोर्टाइजेशन की बात हो तो आपको अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट करके इंटेंजिबल एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है।
तो ये हो गई आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। कल हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 करेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आपके मिड सेमेस्टर तक हम जर्नल, लेजर, कैश बुक और जीएसटी पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।